तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द शिक्षा कैपिटल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आप सब मुझसे तो परिचित नहीं होंगे, लेकिन राजू सर ने आपको कविता पढ़ाने के लिए मुझे कार्यभार सौंपा है। तो हम दोस्तों आज से पढ़ेंगे कविताओं को। जो कुछ कविताएं कुछ राजू सर ने पढ़ाई हुई हैं और कुछ कविताएं हम आज पाठ करेंगे कविताओं का। तो वो कौन कौन सी कविताएं हैं दोस्तों, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी इनका जन्म दोस्तों, इनके जन्म सन को हम याद कर लेंगे, ताकि कविताओं का क्रम कभी कभी अन्य लेखकों का पूछता है। तो यदि आप इनके जन्म सन और मृत्यु सन को याद रखेंगे तो कविताओं को क्रम लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इनके जन्म सन को अवश्य याद कर लेंगे। 1911 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप बिल्कुल आप सब प्रतीक्षारत होंगे कि बहुत समय हो रहा है और सर ने कहा था और अब तक कविताएं नहीं आई हैं। तो अब से मैं प्रयासरत हूँ पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए, है ना। क्योंकि दोस्तों देश का माहौल तो वैसे भी आप जान रहे हैं क्या चल रहा है। और आज दोस्तों युद्ध का विराम हो गया है, क्योंकि दोस्तों अब पाक जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तो उसको भी सबक सिखाना था, वो हमने किया है। और अब दोस्तों क्योंकि बात यह है कि युद्धों से सारे मसले हल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं एक दिन विराम तो लेना ही होता है। तो पाकिस्तान शायद अब समझ गया होगा हमारी ताकत को, हमारे सैनिकों के बल को, और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में हमारे देश की बहनों को, माताओं को जिस तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया था, जिस तरीके से उन्होंने आतंक फैलाने का प्रयास किया था, हम लोग उससे बिल्कुल परिचित हैं कि किस तरीके से उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की और हम लोगों ने क्या जवाब दिया है वो सब समझ गए हैं। क्योंकि दोस्तों बम घरों पर गिरे या सरहद पर, बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने जलें कि औरों के, जिस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बाँझ होती है, फल फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। तो ये कुछ नज़्म की पंक्तियाँ थी, वो आपसे साझा की मैंने। क्योंकि दोस्तों कविता पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये कविताओं की संवेदनाएं जो कविताओं में पिरोई जाती हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो एक छोटा सा अंश आपके समक्ष मैंने रखा। तो अब जानते हैं हम कि कविताएं कौन कौन सी लगी हैं, इनसे हम परिचित होंगे, लेकिन फिर भी हम हर एक कविता को देखते हुए चल रहे हैं कि कौन सी कविता किस संग्रह में रखी हुई है या किस संग्रह में लगी हुई है, उसको हम देखते हुए चल रहे हैं। तो हमने देखा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 1911 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी कविता दोस्तों है कलगी बाजरे की। बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बहुत ही शानदार कविता है। इसको हम व्याख्यायित तरीके से हर एक बिंदु को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि दोस्तों कविताओं की जो व्याख्या होती है वो कई प्रकार से की जाती है। तो जो आप पाठक जब अपने आप से सोचता है, उस पर विचार करता है, तो उसकी अपनी समझ विकसित होती है कविताओं के प्रति। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भी एक प्रयास करता हूँ आपको बताने के लिए। तो कविता दोस्तों कलगी बाजरे की संग्रह कौन सा है? हरी घास पर क्षण भर, यानी 1949 में कविता का भी प्रकाशन हुआ और इस संग्रह का भी प्रकाशन हुआ। तो कलगी बाजरे की कविता किस संग्रह में है? हरी घास पर क्षण भर में। अब दोस्तों कहेंगे कि मान लो अचानक से आ जाए कविता की कलगी बाजरे किस संग्रह में है, तो अगर ट्रिक आपको लगानी, क्योंकि राजू सर ट्रिक के माध्यम से अधिक जाने जाते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत सारी क्लासेस पढ़ाई हुई हैं, तो कई सारी कक्षाएँ हुई हैं उनकी। तो कलगी बाजरे की, अब बाजरा दोस्तों खेत में होता तो हरा होता है बाजरा, है ना। बाजरे का जो पेड़ हो या उसको घास टाइप में होता है, तो घास दोस्तों बाजरे की हरी होती है। इसलिए दोस्तों हम समझ जाएंगे किस संग्रह में है, हरी घास पर क्षण भर संग्रह में ये संकलित कविता है। दूसरी कविता है हरी घास पर क्षण भर, जो संग्रह नाम से ये कविता शीर्षक में लगी हुई है, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ है, ये हम सब जानते हैं। या दीप अकेला 1952 में ये कविता लिखी गई और बावरा अहेरी नामक संग्रह में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। यानी या दीप अकेला, अब कहेंगे अकेला दीप है,
तो अकेला द्वीप हमेशा अकेला आदमी कैसा होता है? बावरा होता है। अकेला आदमी हमेशा बावरा होता है। ये ट्रिक के लिए आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल हँसिए मत इस बात पे। ये ट्रिक के लिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अब बहुत सारा झमेला है, इतनी सारी रचनाएँ हैं, इतने सारे कवि हैं, इतने सारे उनके संग्रह हैं, तो किस तरीके से याद रखें? हर आदमी परेशान है, हर पढ़ने वाला परेशान है। इतनी रचनाएँ लिख के चले गए हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं उनको। खैर जो भी सिलेबस में लगे उनको तो पढ़ना ही है मुख्य रूप से, है ना? उनको तो मुख्य रूप से हमको पढ़ना ही है। तो यह दीप अकेला दोस्तों, अकेला आदमी बावरा होता है, तो आप समझ जाएंगे कि यह दीप अकेला 1952 में इसका प्रकाशन हुआ और बावरा अहेरी नामक संग्रह में यह रचना संकलित है। अगली रचना है असाध्य वीणा। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों, लंबी कविता है। अगर संभव हो सकेगा तो हम इसका अलग से इसकी कक्षा लेंगे, क्योंकि इस क्लास में सारी कविताएं संभव नहीं हो पाएंगी। इसमें जो छोटी छोटी कविताएं हैं, जो अन्य कविताएं हैं, असाध्य वीणा का हम अलग से कक्षा लेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी कविता है। एक कक्षा में सभी कविताओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। तो असाध्य वीणा 1961 में इसका प्रकाशन हुआ कविता का, और संग्रह कौन सा है? आंगन के पार द्वार। इस संग्रह का भी प्रकाशन 1961 में हुआ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? असाध्य वीणा है अर्थात जो साधी नहीं जा सकी, और जब वीणा को साधी नहीं जा सकी तो आंगन के पार द्वार तक भी ले जाना मुश्किल हो गया, है ना? तो आप समझ जाएंगे कि असाध्य वीणा का प्रकाशन किस संग्रह में संकलित है, मतलब तो ये है आंगन के पार द्वार नामक संग्रह में संकलित है। क्यों संग्रह है आंगन के पार द्वार? क्योंकि आंगन के पार द्वार ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, साधी नहीं जा सकी, असाध्य वीणा थी ना। इसीलिए दोस्तों हम समझ जाएंगे कि असाध्य वीणा साधी नहीं जा सकी, इसीलिए उसको आंगन के पार द्वार तक ले जाने में दिक्कत हुई। तो असाध्य वीणा का प्रकाशन दोस्तों किस सन में हुआ? 1961 में हुआ। आंगन के पार द्वार संग्रह में संकलित है असाध्य वीणा। कितनी नाव में कितनी बार, इसी संग्रह से भी ये कविता लिखी हुई है। 1966 में इसका प्रकाशन हुआ और इस संग्रह का प्रकाशन 1967 में हुआ। तो 66-67 है, कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए कविताओं को, कविताओं का सन याद करने में, है ना? तो कितनी नाव में कितनी बार दोस्तों? 66 में इसका कविता का प्रकाशन हुआ और संग्रह का प्रकाशन 1967 में हुआ। अब पढ़ते हैं कविता का प्रकाशन। जो पहली कविता है दोस्तों कलगी बाजरे की, इसका प्रकाशन 1949 में हुआ। हम सब समझते हैं बाजरा कैसा होता है? हरा होता है। तो हरी घास पर क्षणभर नामक संग्रह में संकलित है। इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, कुछ इनको पुरस्कार हैं मिले हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। साहित्य अकादमी, है ना? साहित्य अकादमी, पानी नहीं पे इस वजह से जुबान थोड़ी जो है हमारी लड़खड़ा रही है। हाँ, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस पे मिला? आंगन के पार द्वार, जो 1964 में इनको मिला, है ना? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला? आंगन के पार द्वार नामक कविता पर, इनको कविता संग्रह पर मिला है 1964 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार, है ना? कितनी नाव में कितनी बार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाव में कितनी बार 1978 में इस संग्रह का प्रकाशन हुआ। यानी इस संग्रह पर इनको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नाव में कितनी बार दोस्तों? ये रचना का एक संग्रह है, इसको हम क्रम से याद करेंगे। एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है, कोशिश की है, क्योंकि ट्रिक के लिए राजू सर जाने जाते हैं, तो मेरा भी छोटा सा प्रयास है, उसको देखिएगा ट्रिक किस तरीके से याद की जाएगी, यानी इनकी रचनाओं के क्रम को किस तरीके से याद किया जाएगा। तो भारत भारती पुरस्कार इनको 1983 में मिला। गोल्डन रीथ पुरस्कार से भी ये नवाजे गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, पुरस्कारों सम्मानित किया गया। तो कभी कभी पूछ देता है साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला है या ज्ञानपीठ किस रचना पर मिला है। तो इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, क्योंकि कविता पढ़ रहे हैं तो कविता में हम इनके काव्य संग्रहों को भी याद कर लेंगे। तो इनकी पहली रचना है भग्नदूत 1933 में, चिंता 1942 में, इत्तलम 1946 में। अब 3 रचनाएं आपकी हो गई, 33, 42 और 46। तो एक तरीके से जब इनके रचना क्रम अर्थात जब इनके जन्म सन को याद कर लेंगे, अगर अलग अलग लेखक की पूछती रचनाएं, अलग अलग लेखकों की रचना क्रम से पूछा जाता है, तो अगर सन आपको याद है जन्म सन, तो उससे आप इनके रचना क्रम को लगा ले जाएंगे। देख तो भग्नदूत कब लिखी गई? 1933 में, चिंता 1942 में, इत्तलम 1946 में, हरी घास पर क्षणभर तो आप सब जानते ही हैं 1949 में, बाबरा अहेरी 1954 में, है ना? यह दीप अकेला इस संकलन में कविता संकलित है। और इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में, अरि और करुणा प्रभा में 1959 में,
अरि और करुणा प्रभा में 1959 में। आंगन के पार द्वार 1961। कितने नाव में कितनी बार 1967, है ना। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970। सागर मुद्रा 1970। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974। महावृक्ष के नीचे 1977। नदी की बांक पर छाया 1981। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। कारावास के दिन। इसका जन्म सन ये यानी इसका सन नहीं दिया हुआ था। तो इनकी रचनाएं हो गई हैं। तो जो सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हैं उनके सन को तो हम जानते ही हैं। तो इनका क्रम अगर याद करना है तो इस तरीके से याद कर लेंगे। कैसे, अब देखो ट्रिक कैसे है, बिल्कुल आपको सहजता से बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, सुनिएगा आप, देखिए, देखते भी रहिए। भग्नदूत चिंता करते हुए कहता है इत्तलम हरिघास। इत्तलम का मतलब होता है पर्याप्त, एनफ, यानी बस पर्याप्त है। इत्तलम माने पर्याप्त है। तो भग्नदूत जो है, भग्नदूत यानी दूत है, भग्नदूत, वो चिंता करते हुए कहता है कि इत्तलम हरिघास, यानी हरिघास पर्याप्त है, पर्याप्त है हरिघास। इस तरीके से भग्नदूत चिंता करते हुए कहता है इत्तलम हरिघास। और दोस्तों बावरा, बावरा इंद्रधनुष को रौंदते हुए कहता है। भग्नदूत चिंता करते हुए कहता है इत्तलम हरिघास। बावरा इंद्रधनुष को रौंदते हुए कहता है हरिओ करुणा। क्या कहता है? हरिओ करुणा, आंगन के पार द्वार पर देख कितनी नावें हैं। तो करुणा कहती है कि तुम्हारा उनसे क्या मतलब, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो क्या कहता है? वो कहती है तुम्हारा उनसे क्या मतलब। तो वो कहता है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। सागर से मुद्रा लेकर सन्नाटा बुनता है महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया पर, ऐसा कोई घर आपने देखा कारावास के दिन। इस तरीके से एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है कविताओं को ट्रिक से याद करने के लिए, यानी उनके जो संग्रह हैं उनको ट्रिक से याद करने के लिए। तो क्या है दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं पुनः, ताकि आपको याद हो जाए, कोई दिक्कत ना हो याद करने, बिल्कुल एकदम क्रमवार तरीके से। भग्नदूत चिंता करते हुए कहता है, अब आप स्मृति से इसको याद करेंगे। भग्नदूत चिंता करते हुए क्या कहता है? वो कहता है इत्तलम हरिघास। हरिघास पर्याप्त है, हरिघास, है ना। इत्तलम हरिघास, इत्तलम मतलब पर्याप्त होता है। और फिर बावरा क्या कहता है इंद्रधनुष को रौंदते हुए? वो कहता है हरिओ करुणा, आंगन के पार द्वार पर देख कितनी नावें हैं। तो करुणा कहती है तुम्हारा उनसे क्या मतलब। तो कहता है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। सागर से मुद्रा लेकर सन्नाटा बुनता है महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, नदी की बांक छाया पर, ऐसा कोई घर आपने देखा। तो ये एक ट्रिक थी। जो कलर में है वो रचनाएं आपकी लगी हुई हैं। पहली है भग्नदूत 1933, चिंता 42, इत्तलम हरिघास पर क्षण भर 1949 में प्रकाशन है। बावरा हरी 1954 में है। इंद्रधनुष को रौंदे हुए, है ना, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये रचना है। हरिओ करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार पर कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। सागर मुद्रा, सन्नाटा बुनता है, सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, या नदी की बांक पर छाया पर, ऐसा कोई घर आपने देखा। तो इनके रचनाओं का क्रम था। अब देखते हैं कविता का इस मूल भाव क्या है। पहली कविता क्या है दोस्तों? पहली कविता है कौन सी? पहली कविता है हरी घास पर, यानी कलगी बाजरे की। क्या है दोस्तों? कलगी बाजरे की मूल भाव कविता का क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें दोस्तों मूल भाव क्या है? भाव प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि की एक नई दृष्टि और पारंपरिक उपमानों से परे। क्या है दोस्तों? भाव प्रेम, यानी प्रेम भाव है, और प्रकृति के प्रति कवि की एक नई दृष्टि है। प्रकृति के प्रति नई दृष्टि है, वो क्या है? पारंपरिक उपमानों से परे। यानी जो पारंपरिक उपमान है, पारंपरिक उपमान दोस्तों क्या होते हैं? जो प्राचीन काल से जो कविताएं जो कवि लिखते हैं उनमें जो प्रतिमान गढ़े जाते हैं, जो प्रतीक या बिंब गढ़े जाते हैं, वो पुराने, जैसे तुम्हारा मुख चांद जैसा है, तुम्हारी चाल हिरनी जैसी है, इत्यादि कवि जब लिखते हैं तो उनमें इन उपमानों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो उन उपमानों से इसमें इतर बात करी गई है, उन उपमानों से परे बात करी गई है। जो परंपरा से चलती आ रही जो एक काव्य परंपरा है उससे इतर, उससे हट करके इस कविता में बताया गया है कि प्रेमिका को किस तरीके से मतलब पुकारा जाना चाहिए, या उसको किस तरीके से उसको उपमान देने चाहिए। सरल और सहज अभिव्यक्ति की चाह है, जहाँ वह प्रेयसी को प्रकृति के तत्वों से जोड़कर देखता है। यानी प्रेयसी को, प्रियतमा को अपनी प्रकृति के तत्वों से जोड़कर देखता है।
ना कि वो कहता है कि तुम्हारा चाँद जैसा मुखड़ा है। भाई चाँद देखने हों आप, चाँद पर हमारा मंगलयान गया था, आपने देखा होगा चाँद कैसा होता है हकीकत में। तो चाँद जैसा मुखड़ा किसी का ना हो, मैं तो कहता हूँ, है ना? जिस जैसा मुखड़ा है वैसा होना चाहिए। अब चाँद जैसी परिकल्पना करेंगे तो आप उस पर देखिए कितने दाग होते हैं, है ना? कितने गड्ढे उसमें पड़े हुए हैं। तो यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। नयापन है कविता में, प्रकृति से जुड़ाव है, उपमानों का विरोध है ना? जो उपमान है पुराने उनका विरोध किया गया है। आत्मसमर्पण है इस कविता में, और प्रयोगवाद की एक महत्वपूर्ण कविता है जिसमें प्रतिमानों का विरोध किया गया है। अब कलगी बाजरे की कविता का हम पाठ करते हैं। एक बार पाठ कर लेंगे, फिर उसकी व्याख्या को समझ लेंगे। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार न्याही कुई, टटकी कले चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, आज हम सहरातियों को पालतू मालांच पर समरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेले बाजरे की, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ या खुला वीरान संसद का घना हो सिमट जाता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, शब्द जादू हैं, शब्द जादू हैं। अब देख लेते हैं इसी क्रम में कि कलगी बाजरे की मतलब क्या है दोस्तों। कलगी बाजरे के पौधे के ऊपर की बालियां हैं जो हवा में हिलती हैं, यानी कलगी बाजरे की यानी जो कली होती है बाजरे की, वो पौधे की ऊपर की बाली होती है जो हवा में हिलती होती है। आप ग्रामीण अंचल से हैं तो आप सब समझ रहे होंगे कि अब तो खेतों में कभी कभी देखने को मिल जाता है। अब उसकी अधिकतर खेती नहीं होती, पहले बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो धान, गेहूँ, गन्ना इस तरीके की उत्तर प्रदेश में खेती होती है, और जो लोग ग्रामीण इलाके से नहीं हैं तो उनके लिए शब्द इसमें दिए हुए हैं कविताओं के। बिछली घास, बिछली घास मतलब हरी और मुलायम घास जो प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। मुलम्मा दोस्तों क्या होता है, किसी चीज़ की बाहरी सतह पर लगा हुआ रंग या लेप। जैसे बर्तन में बहुत सारे आप देखते हैं ज़्यादा घिसने से उस पर की जो कलई होती है वो उतर जाती है। सहरातियों का मतलब क्या है दोस्तों, सहरातियों मतलब शहर में जो रहने वाले लोगों को बताया गया है ना। सहरातियों मतलब शहर में रहने वाले लोगों को बताया गया है। शब्द जादू हैं, शब्द जादू हैं, तो शब्द ऐसे हैं कि जादू की तरह काम करते हैं। अब हम व्याख्या रूप देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझते हुए चलते हैं। बहुत छोटी कविता है ना, प्रतिनिधि कविताओं में एक कविता है ना, तो व्याख्या भी अपने अपने तरीके से होती है। बहुत गहराई में व्याख्या में नहीं जाएंगे, अगर व्याख्या में जाएंगे तो बहुत एक शब्द पे बहुत ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। हालांकि मुझे उतनी काबिलियत नहीं है, मैं बस सतही आपको जो अर्थ है वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आगे की कविताओं की वैचारिक पृष्ठभूमि होती है, एक विचार उसमें दिया होता है कविता में, उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो क्या है दोस्तों, इस कविता में अज्ञेय ने प्रेमिका की तुलना सौंदर्य के परंपरागत प्रतिमानों से करने की बजाय नितांत नए उपमान करते हैं। कहते हैं हरी बिछली घास, हरी बिछली घास कलगे बाजरे की। तो दोस्तों यह एक प्रतीक है, ये एक प्रतीक दिया गया है कि हरी बिछली घास छरहरे बाजरे की, है ना, कलगे बाजरे की। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, ये सादगी के सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो दो उपमान दिए गए हैं हरी बिछली घास, ये दोस्तों सादगी जिस तरीके से हरी घास देखते हैं कितनी मुलायम होती है, होती तो कांटेदार है। जब उस पर आप बैठते हैं तो जैसे लग रहा है मखमल के गद्दे पे हम बैठ गए हैं, है ना। आप कभी बैठ के देखिए, मैदान में जाइए और हरी घास पर आराम से लेट जाइए, किस तरीके से मंद मंद जब हवा चलती है तो वो गद्दे का काम करती है एक तरीके से। तो वही बहुत मुलायम होती है, दिखने में तो लग रही कटीली है, लेकिन जब उस पर पैर रखते हैं आप तो बहुत ही मृदु होती है, बहुत मुलायम होती है। तो वही प्रतीक दिया गया है प्रेमिका को, प्रेयसी को, वो इसी नाम से बुलाता है, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता। वो कहता है कि अब मैं तुमको अगर
ललाती साँझ, इस तरीके से ललाती साँझ में आकाश में जो अकेली तारिका है उसको मैं अब तुमको नहीं कहता हूँ, या शरद के भोर की न्याही कुई। तो दोस्तों कहता है या शरद के भोर की, जिस तरीके से शरद ऋतु में जाड़े में दोस्तों क्या होता है, भोर की न्याही कुई, तो भोर में जो नई नई कलियाँ खिलती हैं, तो वो अगर मैं तुमको नहीं कहता न्याही कुई, जिस तरीके से भोर में जब ओस पड़ती है ना तो कलियाँ नई सारी खिलती हैं, टटकी कले चंपे की, छोटी छोटी कलियाँ खिलती हैं चंपे की वगैरह। तो नहीं कारण, यानी मतलब तुमको चंपे की कली मैं नहीं कहता हूँ, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला आके सुना है, तो उसका ये कारण नहीं है कि मेरा हृदय जो है, मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं है, आपके प्रति अनुराग नहीं है। तो कहता है कि कारण है कि मेरा यह नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला आके सुना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम पड़ गया है या प्रेम मध्यम हो गया है, प्रेम उतना ही सघन है। बस मैं दोस्तों कविता के माध्यम से वो लेखक कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार मैला हो गया है ना, कि मेरा प्रेम ऐसा नहीं कि ओछा हो गया है, मैला हो गया है। कहता है कि बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। क्या है दोस्तों, कि बल्कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कहने का मतलब ये है कि इन प्रतीकों की जो शक्ति है, जो रहस्यात्मकता है और उसकी शुचिता या पवित्रता है, वो अब जा चुकी है। मैंने अपने अनुभव, नई अनुभूतियों को, नए बोल को, नई चेतना को इन परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से, है ना, या उपमान के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुमको चाँद का मुखड़ा कहूँ, मैं तुमको कहूँ तुम्हारी आँखें हिरनी जैसी हैं, तो वो मैं सारे उपमान आपको नहीं दे रहा हूँ। तो मैं वो उपमान सारे आपको नहीं दे रहा हूँ, हम अपने नए उपमान गढ़ रहे हैं। इसीलिए कहता है, क्या कहता है आगे कवि, तो कहता है कि दोस्तों कवि कहता है कि ये उपमान मैले हो गए हैं। क्या हो गया है दोस्तों, ये उपमान मैले हो गए हैं। मैले होने का मतलब यही है कि उनकी जो शक्ति है वो क्षीण हो गई है, यानी उन शब्दों का जो अर्थ है वो दोस्तों कमज़ोर हो गया है। उन शब्दों के अर्थ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं बचे हैं, क्योंकि वही सब घिसी पिटी बातें सब करते आ रहे हैं कवि। तो जिस तरीके से ये दोस्तों रीत मुक्ति की एक तरीके से मुक्त छंद में कविता लिखी गई है ना, जिस तरीके से आप सब पढ़ते होंगे रीतिबद्ध कविताएं होती थी। आप कविताओं का क्रम तो आप पढ़ते होंगे कि कविता वही नहीं होती है जो एक रिदम में, एक धुन में लिखी गई होती है। कविताओं का एक अपनी धुनी होती है। इस कविता को जिस तरीके से मैंने पढ़ने का प्रयास किया है, उस तरीके से जब पढ़ेंगे तो कविता में एक लयात्मकता है ना। तो रीत काल में रीति मुक्त कवियों का विद्रोह करना पड़ा इसी तरीके से, जिस तरीके से बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही थी। तो एक नया आयाम लेकर आए हैं कवि जी। तो देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। आगे दोस्तों लिखा है कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। क्या कहते हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से बर्तन आप मांजते होंगे, हम भी मांजते हैं भाई। अब ऐसा तो है नहीं मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर पढ़ रहा हूँ, बनारस में हूँ इस समय। तो बाहर हम सभी रहते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से, घर से बाहर ही, है ना। क्यों कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, है ना। स्वान निद्रा तथेवजा, कैसे कविता है यार, वो मुझे मंत्र नहीं याद आ रहा है कि, खैर बताएंगे आपको सबको पता है। तो कविता पढ़ते हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है ना। जिस तरीके से बासन को अधिक घिसने से ऊपर की जो कलई होती है, उसका जो रंग होता है वो छूट जाता है। तो उसी तरीके से इन उपमानों को अधिक प्रयोग करने से उनका जो रंग है, उनकी जो जो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी जो प्रभावशीलता है वो कम हो गई है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, अगर मैं तुमको ये सब नहीं कहता हूँ तो क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, है ना। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो, है ना। कहता है कि तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो, तुम निकट हो इसी जादू से निजी गहरे बोध, है ना। निजी गहरे बोध की बात करता है, निजी गहरे बोध, इसी जादू से निजी गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम।
अगर मैं या कहूँ, अब देखो प्रतिमान अपने दे रहा है कवि, क्या कहता है कि अगर मैं या कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। दो प्रतिमान दिए हैं, एक तो बिछली घास हो तुम और छरहरे बाजरे की। आज हम सहरातियों को पालतू मालांच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। कहता है कि जिस तरीके से शहर में मालांच मतलब जो फूल मालाएं उन पे संवारने के लिए उनको चढ़ाई जाती हैं, जूही के फूल उन पर लादे जाते हैं। जूही के फूल से सृष्टि का विस्तार, है ना, जूही के फूल से, यानी सृष्टि के विस्तार दोस्तों किस में आजकल सब कर रहे हैं कि सहरातियों को लोग पालतू मालांच पर, मालांच मतलब दोस्तों फूलों का समूह होता है ना। शहरों के लोग इन्हीं सब से परिचित होते हैं कि फूलों की मालाएं हों, इस तरीके से वो यही कहने का प्रयास कर रहा है। तो जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। उसका प्रतीक कहीं एक प्यारा प्रतीक क्या है? बिछली घास हमको बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको यही कहूँगा। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर, कितना अच्छा यहाँ पर प्रतिबिंब गढ़ा गया है। या शरद की सांझ के, या शरद ऋतु में जो सांझ होती है, सांझ के सूने गगन की पीठिका पर, जो सांझ में एकदम सूनापन होता है, गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली। प्रतिबिंब देखो कैसे बिंब खींच रहा है अपने मस्तिष्क में, इसको जब आप इमेजिनेशन करेंगे तब समझ में आएगा, है ना। शरद ऋतु हो रही है और किस तरीके से बिंब उठा रहा है कवि। शरद की सांझ हो रही है और सूना गगन है, उसकी पीठिका पर ऐसा लग रहा है कि उसकी पीठ पर जो है डोल रही है कलगी अकेली कलगी क्या है? डोल रही है, हिल रही है बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संसर्ग का घना हो सिमट जाता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। और इस तरीके से जब हमारे अंदर भाव आपके प्रति समर्पित होते हैं, मैं आपसे प्रेम में जब समर्पित होता हूँ, तो यह खुला वीरान संसद का घना हो सिमट जाता है। तो यह जो घना संसद का वीरान है वो सब सिमट जाता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, और मैं एकांत में तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाता हूँ, यानी तुम्हें समर्पित होकर प्रेम करता हूँ। शब्द जादू हैं। अंत में क्या लिखते हैं? ये कविता का अंतिम बिंदु है, शब्द जादू हैं। क्योंकि दोस्तों शब्द की ही शक्ति होती है कि वो कविता में एक नयापन लाते हैं, एक नई चेतना देते हैं। तो शब्दों का अपना जादू होता है, और उन अंतिम बिंदु ही लिखा हुआ है शब्द जादू हैं, यानी कि जो सारी बातें कही गई हैं वो शब्दों के जादू के माध्यम से वो बात कह रहा है, यानी शब्द जादू है ना। तो शब्दों की अपनी, इनको हम देख चुके हैं। अब अगली कविता पढ़ते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी कविताएं हैं उनको हम इस सेशन में ही, इस सत्र में ही पढ़ लेंगे। यह दीप अकेला। तो यह दीप अकेला का संकलन किसमें हुआ? यह दीप अकेला दोस्तों संकलन इसका बाबरा अहेरी में, क्योंकि अकेला आदमी बाबरा होता है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि यह दीप अकेला किस संकलन में है दोस्तों, किस काव्य संग्रह में है? बाबरा अहेरी नामक काव्य संग्रह में संकलित है। तो यह दीप अकेला दोस्तों 1949 में इस कविता का प्रकाशन हुआ, और 1954 नाम का जो संग्रह है, कौन सा है? बाबरा अहेरी संग्रह किसमें प्रकाशित हुआ? 1954 में। कविता का केंद्रीय भाव देख लेते हैं, क्योंकि जब आप केंद्रीय भाव पढ़ लेते हैं तो कविता का जो भाव है वो समझ में आता है, कविता का जो पूरा यथार्थ भाव होता है वो समझ में आ जाता है। तो यह दीप अकेला का केंद्रीय भाव क्या है दोस्तों? व्यक्ति और समाज का संबंध, और क्या है? अकेलेपन की विडंबना है, सामंजस्य की आवश्यकता है, सामाजिक सत्ता का इसमें समावेश किया गया है। 4 बिंदु हैं, कौन कौन से हैं? व्यक्ति और समाज का संबंध बताया गया है, अकेलेपन की विडंबना और सामंजस्य की आवश्यकता, और क्या है दोस्तों? सामाजिक सत्ता की बात कही गई है। इसको पढ़ते हैं, इस कविता को हम पढ़ते हैं। देखिए, पाठ करते हुए चलते हैं और इसकी व्याख्या भी साथ में करते चलेंगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।
इस कविता से दोस्तों कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है और क्रम आया भी है, तो आप बिल्कुल इससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको बिल्कुल जो जो महत्वपूर्ण कविता में चीज़ें हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगी, यानी उन पंक्तियों को भी अलग कर दिया गया है ताकि उससे आप परिचित हो जाएं उन पंक्तियों से, तो दोस्तों आपकी समझ में आएगा अच्छे से। तो यह दीप एक बार देखते हैं कितनी बड़ी कविता है, छोटी है तो कविता का पाठ कर लेते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मैना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकट स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उपलम्भ बाहु, यह चीर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो एक समझ लो कविता की लयात्मकता है, उस लयात्मकता में आप पढ़ेंगे तो कविता बहुत अच्छी लगेगी, है ना। तो कविताओं की एक अपनी बिंब होता है, एक अपना प्रतीक होते हैं, एक अपनी लय होती है, एक अपनी उसकी लयात्मकता होती है। तो हम अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, इसमें देखते हुए चलते हैं कि यह दीप अकेला कहने का मतलब दोस्तों क्या है, व्यक्ति बनाम समाज का संबंध इस कविता में कविता की वैचारिकी है। क्या है दोस्तों, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गौर भरा मदमाता। तो वैचारिक दोस्तों क्या है, इसमें व्यक्ति बनाम समाज के बारे में इसमें बताया गया है ना। तो पहला संदर्भ दोस्तों यह है कि प्रगतिवाद समूह निर्णायक वैश्विक परिस्थितियां दे दो, विश्व युद्ध, यानी ये सारे कविता का जब मतलब लिखी जाती है तो बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां उसके काम करती हैं। जिस तरीके से कविताओं का एक क्या बोलते हैं सामाजिक इतिहास भी होता है, क्योंकि दोस्तों कविता जिस समय प्रकाशित होती है तो सामाजिक परिस्थितियों को देखकर भी कविताएं रची और लिखी जाती हैं। तो इसमें व्यक्ति बनाम समाज का संबंध इस कविता में की वैचारिकी है, यानी व्यक्ति और समाज का क्या सहयोग होता है इसमें बताया गया है। तो यह कविता व्यक्ति के संबंधों पर चर्चा करती है, यह व्यक्ति की मानवीय गरिमा की स्थापना का महती प्रयास करती है ना। जिस प्रकार से दीप में 3 रूपी शक्ति है ना, अब बताया गया है इसमें कि यह दीप अकेला स्नेह भरा का मतलब क्या है, दीप में स्नेह भरे मतलब क्या है दोस्तों कि उसमें जो तेल रूपी जो शक्ति है, जो उसकी सामर्थ्य है, उसी प्रकार व्यक्ति में भी स्वयं की चेतना होती है। अब यह दीप अकेला सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है, अलग अलग, है ना। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है, सबकी अपनी सामर्थ्य होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से दीप में तेल रूपी शक्ति होती है यानी सामर्थ्य होती है, उसी प्रकार व्यक्ति में भी स्वयं की चेतना होती है, स्वयं की सोच होती है। सर्व गर्व सम्मान सृजनात्मकता से पूर्ण है व्यक्ति, है ना। तो गर्व भी है, सम्मान भी है उसमें, और उसकी सृजनात्मकता है, उसकी स्वयं की पहचान है, उसमें व्यक्ति है। अकेला का मतलब क्या है दोस्तों, शब्द या मनुष्य की भीड़ से निकलकर उसकी मौलिक चेतना की बात करता है। अब यादीप अकेला का मतलब क्या है दोस्तों, जिस तरीके से समाज में सभी व्यक्ति होते हैं और सभी व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है ना। इस देश के संचालन में हम सभी की भूमिका है। अगर भारतीय नागरिक हैं तो हम सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है। एक सैनिक का धर्म क्या है, एक किसान का धर्म क्या है, और एक वैज्ञानिक का धर्म क्या है, एक विद्यार्थी का धर्म क्या है। तो सबका अपना अपना धर्म और अपनी अपनी वैचारिकी होती है। तो वही बात इस कविता में बताई गई है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता। तो मान लो आपकी व्यक्तिगत पहचान अलग अलग हो सकती है, तो आप उस पर गर्व भी कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं कर सकते हैं। गर्व और घमंड में अंतर होता है। आपको स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप समझ, यही कविता में बताने का मूल प्रयास कर रहा है। तो व्याख्या पे हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत अधिक कविताएं हैं, तो हमको लगभग हमारे क्या बोलते हैं जो पाठ इसमें कविता का जो पंक्तियां हैं उनसे अधिक प्रश्न करता है। व्याख्या को भी समझते चलेंगे, क्योंकि कविता का
कविता का जब आप व्याख्या अच्छे से पढ़ लेते हैं तो शब्द के या क्रम लगाने को जो है वो समझ में आता है। तो क्या है दोस्तों, या दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी इसको भी समाज में लेकर चलो साथ में। यानी जो व्यक्ति है अकेला वह समाज के साथ में रहता हुआ चलता है। व्यक्तिगत पहचान तो अलग है, लेकिन हम सब लोग एक समूह में बंधे हुए हैं, है ना। सामाजिक व्यक्ति जो है समाज में रहता है, सामाजिक ताने बाने में बुना रहता है हमेशा। तो यह मधु है स्वयं काल की मैना का संचक, यह मधु है। तो दोस्तों व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो कहता है व्यक्ति मानवीय संवेदनाओं से भरा है, वह समाज के प्रति समर्पित होना चाहता है। यह व्यक्ति और जो संवेदनाओं से पूरित है, स्नेह से भरा है, वह मौलिक गीतों की रचना करता है, उसका गायन विशिष्ट है ना। सबकी अपनी मौलिक पहचान होती है। वह गोताखोर है, अर्थात जीवन की गहराइयों में प्रवेश करता है। जो जीवन की गहराई में उतरकर सच्चे मोती लाता है, वह व्यक्ति यज्ञ की लकड़ी की तरह जो वातावरण को शुद्ध करता है तथा समाज को स्वच्छ प्रकाश प्रदान करने वाली है ना। कहता है कि यह मधु है गौरव भरा मधु, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचक। मौना है कि मैना है यार दोस्तों, मौना ही है मेरी समझ से। यह मधु है स्वयं काल की मौना का है कि मैना, इसको थोड़ा देखते हैं। मैना का युग संचक होगा। तो व्यक्ति नए नए उपमान दिए हैं। यह व्यक्ति जिसे समरूपी मधुमक्खी ने लंबी प्रक्रिया में संचित किया है, यह गोरस है। फिर कहता है यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूय है। तो यह गोरस जीवन का कामधेनु का अमृत पूत पर यह अंकुर फोड़ा है, धरा को रवि को तकता निर्भय। जिस तरीके से एक गोरस होता है वो अमृत की तरह होता है, और एक अंकुर जो फूटता है धरती से तो वह निर्भय होकर निकलता है ना। फोड़ा धरा को रवि को तकता निर्भय, यानी कि नयापन इसमें है कि दोस्तों वह अंकुरित होना चाहता है। जिस तरीके से एक अंकुर जो है वो धरती से निकलता है ना, धरती को फोड़ करके निकलता है और सूर्य को तकता है निर्भय होकर। एक अंकुरित बीज निकलता है और सूर्य को निर्भयता से तकता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति में भी अक्षमता होती है, एक व्यक्ति में भी यह सामर्थ्य होता है कि वह भी समाज के ताने बाने में रहकर भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाता है। तो बहुत सारे समाज के तानों बानों से लड़ता है। जैसे मान लो अब यहाँ पर किस तरीके से समझना है हमको, जिस तरीके से सामाजिक परिवेश में आपकी क्षमता नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छी शिक्षा ले पाएँ या अच्छी चीज़ें कर पाएँ, तो इस तरीके से हम लोग एक तरीके से लड़ते हैं समाज से, या समाज से अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं हम अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थानों पर। यहाँ पर संघर्षरत की बात करी गई है। एक तरीके से कविता का जो व्यक्ति के जो संघर्ष है, उसकी जो लड़ने की जो प्रक्रिया है कि हमको समाज से किस तरीके से समाज को उन्नति के मार्ग में खुद तो चलना ही है और हमको समाज को भी एक उन्नति के रास्ते पर लेकर चलना है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। क्या कहता है दोस्तों, यह प्रकृत अर्थात यह व्यक्ति धरती से अंकुरित होने वाला जो बीज है ना, जो बीज है जो सूर्य की धरती से पूरी निर्भयता से देखता है, यह सत्य से आंखें मिलाने का साहस रखता है। क्या है दोस्तों, यह सत्य से आंखें मिलाने का साहस करता है। इसी व्यक्ति से समाज के लिए सीमित होने चाहिए। व्यक्ति की लघुता तथा उसकी शक्ति को बताते हुए गे जी कहते हैं यह सृजनशील व्यक्ति लघु है, अपनी लघुता में भी आत्मविश्वासों से युक्त है ना। तो यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा, यानी प्रकृति भी है। स्वयंभू माने स्वयं में बहुत, स्वयंभू मतलब स्वयं में हर चीज़ है, स्वयं में शक्ति है उसकी, स्वयं से खुद से सामर्थ्य है उसमें, खुद की सामर्थ्य उसमें है। ब्रह्मा है अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम स्वयं में ब्रह्म भी हैं। अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, इसलिए इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। कहता है कि व्यक्ति की लघुता की शक्ति को बताते हुए गे जी कहते हैं कि यह सृजनशील व्यक्ति लघु है पर अपनी लघुता में भी आत्मविश्वासों से युक्त है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यानी हर व्यक्ति की
अपनी अपनी पहचान होती है, लघु है लेकिन उसकी अपनी लघुता में भी एक आत्मविश्वास है ना। उसकी अपनी निजता है, निजता की भी अपनी उसकी बात कही गई है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। फिर कहते हैं कि विश्वास और पीड़ा इस व्यक्ति से जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व हैं। विश्वास और पीड़ा इस व्यक्ति के जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो उसे सृजन तथा सार्थकता के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। कि वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कहते हैं जाके पैर न फटी बीमाई, वाह का जाने पीर पराई। वैष्णव जन तो वैष्णव जन है, पीर पराई जाने हैं। तो वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, है ना। तो जो पीड़ा होती है, किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है कि राहत साहब का शेर है, शायर का नाम याद आना बहुत ज़रूरी है शायरी के साथ, है ना। वो कहते हैं कि न किसी राह बर न रह गुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो जो खुद की पीड़ा होती है उसको स्वयं की गहराई से उसको नापा जाता है ना। न किसी राह बर न रह गुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो कहते हैं वह पीड़ा जिसकी गहराई से स्वयं उसी ने नापा, यानी जो तुम्हारे खुद की गहराई है वो तुम खुद से ही नाप सकते हो, है ना। तुम्हारे में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, वो आप जब स्वयं में मंथन करेंगे, जिस तरीके से हम लोग अध्ययनरत हैं पढ़ने पढ़ाने में, तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं। जब आप खुद से बात करेंगे तब अपनी शक्ति और सामर्थ्यों को जान पाएंगे। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र उपलम्ब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञास प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। जो हमेशा समाज तथा संसार के प्रति प्रेम और स्नेह से भरा होता है, जो अपनी बाहें उठाए सारी दुनिया को अपनाने के लिए तैयार रहता है, मानवता में जो उसका विश्वास है वह कभी डगमगाता नहीं है। जीवन के प्रति यह व्यक्ति श्रद्धा से भरा है। इस व्यक्ति के भीतर जो आस्था और सौंदर्य तथा समर्पण है उसे आध्यात्मिकता से जोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं दोस्तों, वह व्यक्ति कभी डगमगाता नहीं है जो जीवन के प्रति व्यक्ति श्रद्धा से भरा हुआ है। क्या कहते हैं, श्रद्धा से जो भरा हुआ है वह व्यक्ति दोस्तों कभी भी घबराता नहीं है ना। श्रद्धा और धैर्य बहुत ज़रूरी होते हैं। उत्साह अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यानी कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, जो व्यक्ति स्वयं में अपनी सामर्थ्य को पहचान जाता है, और कितनी भी कठिनाइयाँ हैं, कितना भी हम पे अपमान हो, कितनी भी मेरी अवज्ञा हो, के धुंधुआते कड़वे तम में यह सदा द्रवित, यह सदा दोस्तों द्रवित होता है, चिर जागरूक होता है, लंबे समय से वो अपने जागरूक रहता है, सचेत रहता है। अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त माने दोस्तों नेत्र में दोस्तों क्या होता है, एक प्रेम छलकता है उसमें। उपलम्ब बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, यानी उन सब कड़ी परिस्थितियों से निकलने के लिए वह खुद में शक्ति लाता है। यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु, जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है, सदा श्रद्धामय है। जो प्रबुद्ध है, जिज्ञासु है, सदा श्रद्धामय है, उसको भी भक्ति को दे दे, उसको भी आध्यात्मिकता से जोड़ देना चाहिए। नई कविता में लघु मानव अपनी पहचान के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। नई कविता में दोस्तों क्या है, जो चिर मानव है वो दोस्तों लघु मानव जो है वो अपनी पहचान के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं में अपनी पहचान बनाता है ना। हम स्वयं से अपनी पहचान बनाते हैं। समाज का तो अहम हिस्सा होता ही है। कहते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ मोटिवेशन सुना दीजिए या मोटिवेट कर दीजिए। तो जब तक आप स्वयं से नहीं होंगे, जब तक आपके आत्म बल नहीं आप में होगा, तब तक आप दूसरे के जगह से कब तक जागेंगे, है ना। कब तक दूसरा आपको जगाता रहेगा कि आप उठिए भाई, ये करिए वो करिए। इस तरीके से जब आप स्वयं से, वही बात, ना किसी राह पर ना किसी राह गुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा। तो जिज्ञासु प्रबुद्धु सदा श्रद्धा में जो हैं उनको भी भक्ति को दे दो, अर्थात उनको भी आध्यात्मिकता से जोड़ दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यह कविता भी हमारी पूरी हो गई, यह दीप अकेला। अब इसमें दोस्तों कुछ पंक्तियाँ आई थी वो मैंने कलर कर दी हुई हैं। इन पंक्तियों को क्रम लगाने को आ जाता है, तो इस क्रम को याद कर लेंगे। पहले क्या है, पंक्ति को दे दो, पंक्ति को दोगे, 2 बार आया है, फिर शक्ति को दे दो, फिर पंक्ति को दे दो, फिर भक्ति को दे दो, फिर पंक्ति को दे दो। इस तरीके से ये क्रम आया हुआ है, और ये क्रम पूछ भी सकता है, तो इस तरीके से हम क्रम याद कर लेंगे। पहले क्या है दोस्तों, पंक्ति को दे दो, 2 बार आया है, पंक्ति को दे दो, पंक्ति को दे दो,
फिर आया है शक्ति को दे दो, फिर है पंक्ति को दे दो, फिर भक्ति को दे दो। यानी पहले शक्ति है, फिर बाद में भक्ति है, और पंक्ति तो है ही, तो पहले शक्ति है, फिर भक्ति है। अगले क्रम में हम पढ़ते हैं। धन्यवाद। बाद में जी हमारे मित्रवर आए हुए हैं, कुछ खाने का आइटम लेके आए हैं, है ना, तो बाद में खाया जाएगा। आप सबका क्या बताऊं क्या लाए हैं, बहुत अच्छी चीज़ लाए हैं। खैर, हम लोग कुछ कविता इसमें देख लेते हैं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें कृति दिया गया एक शब्द जिसका अर्थ है भाग्यवान, कुशल। कभी कभी शब्दार्थ से भी प्रश्न आ जाते हैं। इसमें पनडुब्बा की बात कही गई है, और इसमें इसी में कही गई पनडुब्बा की बात देखते हैं। इसी में बात कही गई है, वो शायद पंक्ति मुझसे छूट गई है। खैर, कविता आप लोग पढ़ लेंगे। कृति का मतलब है भाग्यवान, कुशल। पनडुब्बा मतलब गोथाकार, एक जल पंछी जो पानी में डूबकर मछलियाँ पकड़ता है। बिरला माने बहुतों में। स्वयंभू माने ब्रह्म स्वयं से पैदा हुआ। अयुत माने 10,000 की संख्या, असंग पृथक। अमृतपूत पय मतलब अमृत रूपी पवित्र दूध। कुत्सा माने निंदा, घृणा। उपालंब वाव माने उठी हुई बाँह, और बाँह वाला। मौना मतलब टोकरा या पिटारा। मौना मतलब होता है टोकरा या पिटारा। तो पंक्ति मतलब समाज या समुदाय का अर्थ व्यक्त करते हैं। मैं स्वयं विसर्जित माने या दीप की आत्मा समर्पण की भावना को व्यक्त करता है। गीत मतलब कविता में गीत का अर्थ है सत्य और सच्चाई को व्यक्त करना, जिसे दीपक अपने प्रकाश से उजागर करता है। मोती मतलब ज्ञान और ज्ञान की खोज, जिसे दीपक अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, प्राप्त करता है। अंकुर मतलब नई शुरुआत, जैसे आशा, शुरुआत और आशा जो दीपक को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गोरस मतलब जीवन का अमृत, जो दीपक को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसी संग्रह है हरी घास पर क्षण भर, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या कवि कहता है, यानी क्या इसमें भाव है। तो 1949 में कविता का प्रकाशन हुआ। इसका केंद्रीय भाव क्या है दोस्तों? प्रकृति और मानव का संबंध, क्षणिकता है, खुलेपन की बात कही गई है, स्वतंत्रता है, अनुभवों की समृद्धि, नई दृष्टि है। तो कविता का पाठ करते हैं। आओ बैठें इसी ढाल की गहरी घास पर। आओ बैठे इसी ढाल की गहरी घास पर। अब कविता का संग्रह है हरी घास पर क्षण भर, यानी जिस तरीके से हरी घास पर क्षण भर हम लोग बैठते हैं, उसकी बात कहता है कवि कि दीन दुनिया से दूर हट करके आओ बैठे इसी डाल की हरी घास पर, है ना। इसी ढाल की, डाल नहीं है ढाल है दोस्तों। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। क्या कहता है दोस्तों? माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानो मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी, नेवती कोई आकर रौंदे। तो दोस्तों इसमें कविता बता रही है कि माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, जो माली हैं, चौकीदार हैं, उनका यह समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव की भावना की तरह है। घास क्या है दोस्तों? अधुनातन मानव की भावना की तरह है, सदा बिछी है हरी, हमेशा दोस्तों हरी भरी रहती है। नेवती, और ऐसा लग रहा है कि वो बुला रही है हमको हमेशा, कि कोई आए और हम पर आकर बैठे, हम पर घूमे। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह मैदान में जाते हैं और नन्हे नन्हे पाँव से उसको रौंदते हुए चलते हैं, यानी उस पर घूमते हैं, उस पर कूदते हैं। और कभी कभी डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि जो घास होती है उस पर हमको चलना चाहिए, है ना। जो उस पर ओस होती है, उन ओस की बूंदों पर हमको चलना चाहिए, उससे कुछ बीमारियां सही होती हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यही कविता। क्या है दोस्तों कि माली चौकीदारों का समय नहीं है, कभी कभी भटक जाते हैं कविता से। माली चौकीदारों का समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव की भावना की तरह है, सदा बिछी है हरी, नेवती और आकर रौंदे। आओ बैठो, आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस। क्या कहता है? आओ बैठो तनिक और सटकर, यानी कि जब हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान है। स्नेह भर का व्यवधान मतलब, अब स्नेह भर का व्यवधान बिल्कुल विरोधी बात कही जा रही है। हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान, यानी जो क्षणिक प्रेम है, क्योंकि
प्रेम दोस्तों क्षण भर के लिए होता है एक तरीके से, तो स्नेह भर का व्यवधान रहे। स्नेह भर का जिस तरीके से स्नेह भर का व्यवधान, अब कहने का मतलब विरोधाभास यहाँ पर है। बस नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की, नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की, बिल्कुल विरोधी बात यहाँ पर कही जा रही है। तनिक और सटकर हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की। जिस तरीके से सभ्य शिष्ट जीवन में बहुत सारे दरारें होती हैं कि ये सारे काम हैं, वो सारे काम हैं, हमको समय नहीं है, जीवन की इतनी व्यस्तताएं हैं, उनमें हमको समय नहीं मिल पाता है। तो नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतस्थ तनो मत कड़ी छटी उस बाढ़ सरीखी, नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंतः स्मित अंतः संयत हरी घासी, है ना। यानी कहता है चाहे बोलो और चाहे धीरे धीरे बोलो, या फिर स्वगत ही गुनगुनाओ या स्वयं से भी गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ या फिर खामोश हो जाओ, शांत हो जाओ, हो प्रकृतस्थ यानी प्रकृति की गोद में आओ, तनो मत यानी कटी छटी उस बाढ़ सरीखी, नमो खुल खिलो सहज मिलो यानी कि तनो मत यानी अपने आप में सहजता लाओ, कटी छटी उस बाढ़ सरीखी। बाढ़ माने जो बाढ़ होती है दोस्तों, बाढ़ एक लगी हुई होती है, क्या बोलते हैं, लकड़ियों की बाढ़ बनी होती है। नमो खुलो यानी नम हो जाओ, और खुलो खिलो यानी खुल खिलो, खुल करके खिलखिलाओ, सहज मिलो। अंतः स्मित यानी अंतः यानी जो मंद मंद मुस्कान है, अंतः संयत है हरी घास से, जिस तरीके से एक तरीके से संयत होकर जो हरी घास है उस पर तुम आओ, बैठो और खिलखिलाओ और मन को अपने शांत करो। क्षण भर भुला सकें हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्डमड्ड अकुलाहट, कहते हैं क्षण भर भुला सकें हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्डमड्ड अकुलाहट। गड्डमड्ड अकुलाहट मतलब जो क्षण भर के लिए, क्योंकि इतनी सारी व्यस्तताएं हैं जीवन की, बहुत सारे काम हैं, आदमी जो है एकदम मशीनीकरण की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल आदमी मशीन हो गया है ना, कि हमेशा दोस्तों अपने काम में लगा रहता है, उसको भी तनिक भी समय नहीं है कि हरी घास पर थोड़ा समय अपना बिता सके। कहाँ है आजकल दोस्तों, देखो पार्कों में आप जाते हैं, हरी घास का तो नामो निशान वहाँ पर नहीं मिलता है आपको, कुर्सियाँ जड़ी गई हैं पत्थरों की, जबकि हरी घास पर जो सुकून आपको मिलता है, मान लो आपको पेड़ की छाया हो और हरी घास बिछी हो, उस पर बिताने का समय और एक पत्थर की कुर्सियाँ पड़ी हों उस पर बिताने का समय, तो दोनों को अलग आप महसूस कर सकते हैं। क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदुकती गड्डमड्ड अकुलाहट, जो नगर की बेचैनी है, जो बुदुकती गडमडाहट है, उसकी जो अकुलाहट है, और न माने उसे पलायन, और उससे हम पलायन हो सकें, उससे हम दूर हो सकें। क्षण भर देख सकें आकाश, और क्षण भर दोस्तों क्या देख सकें, हम आकाश की ओर निहार सकें, यानी कि उस सोने आकाश की तरफ देख सकें। कुल मिलाकर यहाँ अपने स्वयं से बात कर सकें। ये आकाश देखने का मतलब यही है कि आप थोड़ा अकेलेपन में जाएं और खुद से बातें करें। क्षण भर देख सकें आकाश, धरा दूरवा मेघली यानी पृथ्वी को देखें, और दूरवा मेघाली पौधे लता दौलती, फूल झरे पत्ते तितली भुनगे, यानी इन सारी चीज़ों को हम देख सकें। लता डोलती यानी किस तरीके से लताएं डोल रही हैं, फूल नए नए फूलों किस तरीके से फूल खिले हुए हैं, झरे पत्ते और पत्ते किस तरीके से झरते हैं, यानी किस तरीके से दोनों चीज़ों को बताया गया है, फूलों को और झरे पत्तों को। एक पत्ता किस तरीके से झरता है, एक फूल किस तरीके से कली खिलती है और किस तरीके से पत्ते झरते हैं। तितली भुनगे यानी इन सारे प्रतिबिंबों को बताया गया है कि किस तरीके से प्रकृति की तरफ इशारा कर रहा है कि हमको प्रकृति की गोद में थोड़ी देर रहना चाहिए। तितली भुनगे, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, है ना, फुनगी पर पूंछ उठाकर, किस तरीके से मासूम सी इन पंक्तियों को बिल्कुल बहुत सहजता से बताया गया है कि फुनगी पर पूंछ उठाकर, जैसे पक्षी एक छोटा सा फुनगी फूल पे बैठा है और किस तरीके से पूंछ उठाकर इतराती है छोटी सी चिड़िया। और न साहस चोर कहे उठे मन में, और न सहसा चोर कहे उठे मन में, और इस तरीके से सहसा अचानक कह ना उठे मन कि अचानक उसको कि हिला दूं, उसको हम देखते रहते हैं चुपके से। प्रकृतिवाद का स्खलन क्योंकि युग जनवादी है, और प्रकृतिवाद का स्खलन मतलब प्रकृति जो है उसकी तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा हलचल कर रहे हैं, यानी
प्रकृति का विनाश कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि युग है जनवादी। क्योंकि अब जनवादी कहने का मतलब यह है जनता का प्रसार हो रहा है, यानी एक तरफ से कहा जाए कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, आदमी की बढ़त हो रही है, और पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अब खेत तो भाई ज़मीन तो उतनी ही है, खेत तो हमारे उतने ही हैं, या उनका जब आदमी बढ़ेंगे तो उनका बंटवारा होगा, खेतों का खंडन होगा। और प्रकृति अब देख रहे हैं कितने बाग बगीचे लगे होते थे, उन सब का स्खलन हो रहा है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। एक तरीके से प्रकृति को विनाश और जनवादी जो जनयुग है, यानी कि जो मानव का आतंक है, एक तरीके से कहा जाए, आतंक तो नहीं कह सकते, जो मानव का जो जनवाद है जो बढ़ रहा है पृथ्वी पर, जो मनुष्य की जो अधिकार कर रहा है प्रकृति पर, उसको दर्शाया गया है। क्षण भर हम न रहें रहकर भी, क्षण भर हम न रहें रहकर भी, यानी क्षण भर के लिए हम न रहें रहकर भी, एक तरीके से सूनेपन की बात कही गई है कि क्षण भर के लिए हम इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएं और अपने आप में आ सकें, यानी हम प्रकृति की गोद में खुद को महसूस कर सकें। सूने गूंज भीतर के सूने सन्नाटे में किसी दूर सागर से लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। यानी कि जिस तरीके से एक सीपी सदा माने आवाज़ सुना करती है, उस तरीके से हम छोटी सिहरन को, जिसकी छाती से हम दोनों की छोटी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। और उस सूने सन्नाटे को हम दूर सागर की लहरों में जो लहरें उठती हैं, उनको हम महसूस कर सकें, उनको हम सुन सकें। क्षण भर लय हों मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच कि हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना, है ना। अपर को क्यों माना, यानी दूसरे को क्यों माना। क्षण भर लय हों मैं भी, यानी क्षण भर के लिए हम भी उस लया तक में खो जाएं, यानी उसकी लय में हम भी थोड़ा खो जाएं। तुम भी, और न सिमटे सोच की हमने, और न सिमटे सोच, यानी हमारी सोच संकुचित ना हो, हमें अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना, है ना, किसी दूसरे को क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करें तैरती नाव नदी में, जिस तरीके से नाव नदी में तैरती है। धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भवक, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भवक कहने का मतलब कि धूल से भरे जो पथ हैं, जो मार्ग हैं, आषाढ़ में किस तरीके से भयंकर हवाएं चलती हैं। झील में साथ तैरना, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में। महावट मतलब महावट की तरफ, इस बरगद की तरफ इशारा कर रहा है, एक बड़े वृक्ष की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरीके से झील में साथ में तैरना होता है, हंसी अकारण हम लोग हंसते हैं खड़े महावट की छाया में, यानी एक पेड़ के नीचे अचानक हम अकारण ही हंसने लगते हैं खड़े होकर के। कभी वदन घाम से लाल, वदन माने होता है मुख, घाम से लाल, और मुख दोस्तों धूप में हमेशा लाल हो जाता है। वदन माने मुख, घाम से लाल। स्वेद से जमी अलक लट, है ना। स्वेद माने पसीने से जमी, अलक माने जो लटें होती हैं वो दोस्तों क्या होती हैं, पसीने से कभी कभी युक्त हो जाती है। चीड़ों का वन, और क्योंकि चीड़ों का वन यानी जो लंबे लंबे देवदार के पेड़ हैं, चीड़ों के पेड़ हैं, वन हैं, उनमें हम साथ साथ दुलती चलते दो घोड़े, और साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े। गीली हवा नदी की, फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की। एक तरीके से जो प्रतिबिंब गढ़े गए हैं कविता में, जो बिंब नाद है, उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। विभिन्न जो बिंब हैं वो खींच रहा है कवि, कविता में पिरो रहा है। चीड़ों का वन, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, है ना, दो घोड़े चल रहे हैं, उसमें दुल्हन जा रही है एक तरीके से, साथ साथ दुलकी मतलब उसमें जो सवार हुए हैं वो जा रहे हैं, दुलकी मतलब डोली। गीली हवा नदी की, और जो हवा आ रही है नम हवा, है ना, ठंडी ठंडी हवाएं। फूले नथुने, यानी उन घोड़ों के नथुने क्या हैं, फूल गए हैं। भर्राई सीटी स्टीमर की, और दोस्तों स्टीमर अपनी सीटी दे रहा है। खंडहर ग्रथित अंगुलियां, बांसे का मधु, डाकिए के पैरों की चाप। अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध, है ना, अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध। झरा रेशम सिरिस का, यानी झरा रेशम सिरिस का, है ना,
जो रेशम है, शिरीष के फूल का जो रेशम है वो झरता है। आप देखे होंगे शिरीष के फूल पीले पीले होते हैं या लाल, जिस तरीके से भी होते हैं लाल लाल, वो दोस्तों झरा रेशम, जिस तरीके से रेशम झरता है उसी प्रकार शिरीष के फूल भी झर रहे हैं। कविता के पद, यानी कविता के पद उसी तरीके से होते हैं, है ना। मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, जिस तरीके से मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता है धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरह तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें आधा पानी, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की छाह, झाड़ की अंगुल अंगुल नाप नाप पर तोड़े तिनकों का समूह लू मौन, याद कर सकें अनायास और ना मैंने और ना माने, याद कर सकें अनायास और ना माने, हम अतीत के शरणार्थी हैं। यानी हम याद कर सकें और ये ना माने कि हम अतीत के शरणार्थी हैं, अर्थात हम अतीत में नहीं जाने वाले हैं। कुल मिलाकर बात ये कह रहे हैं कि हमको उनकी यादों में जाना नहीं है, हमको उनको याद करना है, यानी उन यादों को हमको जीना है, उस तरीके से हमको रहना चाहिए प्रकृति में। याद कर सकें अनायास, अनायास हमको याद आती हैं और न माने, मतलब हमको अनायास याद आती हैं वो चीज़ें। आप ये ना माने कि हम अतीत के शरणार्थी, हम अतीत में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ वो अनायास याद आ गई हैं चीज़ें, तो हम उनका वर्णन कर रहे हैं आपसे। कवि कह रहा है ऐसी बात, स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन, स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन, यानी हम अपने जीवन को, जो हमारा जीवन का स्मरण हमको अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यावलोकन कर रहे हैं, हम अवलोकन कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अत्याधुनिक युग है वो किस तरीके से, एक तरीके से कल क्या था और आज क्या हो रहा है, उसके बीच के जीवन को हम अनुभव कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हमें न हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से, यानी हमको आप हीन न बनावें, यानी हमको हीन दशा में हमको हीन मत समझिए, प्रत्याभिमुख कि हम उसकी तरफ मुख होने से हम पाप बोध से ग्रसित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आओ बैठो क्षण भर, कहता है आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी से, यानी यह नगर सेठों की फयाजी से हमको ये नहीं मिला है क्षण, हमें मिला है या अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। और हमें दोस्तों कैसे मिला है, जिस तरीके से हमने अपने जीवन की निधि से ये ब्याज सरीखा, ब्याज में हमको ये सब मिला है, ये सारी चीज़ें हमको ब्याज में मिली हैं। कहने का मतलब ये है, ये अतिरिक्त चीज़ें हैं जिनमें हम जी सकते हैं। या क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी से, या जो हरी घास पर क्षण भर बिताने का समय है, या सेठों की फयाजी से, यानी कोई एक व्यक्ति हैं फयाजी, उनसे या नगर सेठों से समय नहीं मिला है हमको, यह हमें मिला है या अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा, यानी हमको ये दोस्तों किसी से कर्ज लेकर हमको ये समय नहीं मिला है, सेठों की नगर सेठों से हमने इसको कर्जे में नहीं लिया है, ये हमको अपने जीवन से ब्याज में हमको मिला है, ब्याज सरीखा मिला है। आओ बैठे क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आँखों की अंतर मन की, और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं, झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है ना। क्या कहते हैं, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आँखों की अंतर्मन की, और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं, झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। यानी कि दोस्तों ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। ऐसी झिझक ना हो दोस्तों कि क्या हो दोस्तों, कि वो दबी विकृत की वासना है ना। तो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगें उतनी ही धीरे, हरी घास की पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में, और झाड़ियाँ भी धुल जावें छित रेखा के मृषण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध, मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही, है ना, सीमाहीन खुलेपन का ही, यानी सीमाओं से मुक्त हो जाएं हम और खुलेपन की तरह हम लोग हो जाएं। चलो उठें अब तक हम थे बंधु
सैर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोटे पोटे होते, सत भैये शोर मचाते, यानी 7 भैया शोर मचा रहे हैं। आओ और रहे बैठे तो लोग कहेंगे, धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है। कहते हैं मतलब हरी घास पर जब अपने मित्र के साथ बैठे हैं तो कहते हैं कि चलो उठें अब तक हम थे बंधु सैर को आए, और अब तक हम लोग मित्र थे, दोस्त थे, सैर के लिए आए थे। देखे हैं क्या कभी सैर पर लोट पोट होते, सत भैया शोर मचाते, क्या आपने देखा है कभी? सत भैया का मतलब यहाँ आगे बताएंगे आपको। भैया का मतलब दोस्त लोग या सात भाई मिल कर के एक तरीके से कभी लोट पोट करते हुए हमने देखा है। और रहें बैठे तो लोग कहेंगे, और अगर बैठे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपस में दो दोस्त बैठे हुए हैं और अपनी प्रेम की बातें एक दूसरे को प्रकट कर रहे हैं। तो वह हम हों भी तो या हरी घास ही जाने, वह अगर हम हों भी तो हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है, और वह नहीं बोली। और दोस्तों वह कभी नहीं बोली कहने का मतलब यह है उसने कभी नहीं नकारा है कि हमारे पास मत आओ, यानी वह घास हमको उन सारी बातों, वो सारे जब हम उस परिवेश में जाते हैं तो बहुत सारे मन की व्यथाएं खुलने लगती हैं। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिन की भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। यहाँ पर दोस्तों अंतिम बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या कहते हैं, वह हम हो भी तो या हरी घास ही जाने। अगर वह हम हो भी तो या सिर्फ हरी घास ही जाने, क्योंकि हम दो यहाँ बंधु यहाँ पर हैं। अगर कोई तीसरा जानेगा भी तो क्या जानेगा, हरी घास ही जानेगी। जिसके खुले निमंत्रण के बल जगने सदा उसे रौंदा है, और वह नहीं बोली। नहीं सुने हमने वह नगरी के नागरिकों से, और नागरिकों यानी जो नगर के नागरिक हैं उनसे हमने नहीं सुना है। क्या नहीं सुना है, जिनकी भाषा में अच्छी चिकनाई है साबुन की, और जिनकी भाषा में दोस्तों क्या है, आगे हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें हैं, और किंतु नहीं है करुणा। उनकी भाषा में, उनकी बात में कोई करुणा नहीं है। उठो चलें प्रिय, ये अंतिम बिंदु है कविता का, उठो चले प्रिय। एक कविता दोस्तों और है, उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनमें छोटी छोटी कविताएं हो जाएंगी ताकि अगले सत्र में हम सिर्फ असाध्य वीणा को पढ़ सकें। कितनी नाव में कितनी बार प्रकाशन 1967 में हुआ है। इस रचना को 1978 में ज्ञान पुरस्कार से यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल भाव क्या है दोस्तों कविता का, कविता में अज्ञे ने नावों को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्रेम, परिवार, संघर्ष और मृत्यु का प्रतीक बनाया है। यानी दोस्तों क्या है, इस कविता में प्रेम, परिवार और संघर्ष और मृत्यु का प्रतीक बनाया है। उन्होंने बताया है कि जीवन में हर मोड़ पर हमें नई नई नाव में सवार होना पड़ता है। जिस तरीके से जीवन में हर मोड़ पर नई नई नाव का मतलब क्या है कि नई नई चुनौतियाँ आती हैं हमारे जीवन में, उनको पार करते हुए हमको जीवन को जीना होता है, जीवन को चलते हैं, है ना। उन्होंने बताया है कि जीवन में हर मोड़ पर हमें नई नई नाव में सवार होना पड़ता है, और हर नाव में हमें एक अलग दिशा ले जाती है। तो इसमें दोस्तों क्या है, अब कविता पाठ कर लेते हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, और मेरी छोटी सी ज्योति। कहने का मतलब यह है दोस्तों, व्याख्या करते हुए चलेंगे। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर, यानी कितनी हमने दूरियां तय कर ली हैं, जीवन के इस पड़ाव पर आ गए हैं। आप सब इस जीवन में कितने संघर्ष दिले होंगे यहाँ तक पहुँचने में। कुल मिलाकर वही अपने जीवन की कैसी उनकी यात्राएं रही हैं, उसको अपनी प्रेयसी को बता रहे हैं वो, यानी अपने प्रेमिका से ये सारी बातें कर रहे हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति, यानी ओ मेरी छोटी सी किरण। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की छोटी सी रुपेली झलमल में पहचानता हूँ तुम्हारे ही प्रभामंडल। लेकिन उस कुहासे की छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हूँ तुम्हारा ही प्रभामंडल, तुम्हारा ही जो आभा मंडल है, मैं उसको पहचान जाता हूँ। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त आक्लांत, मतलब धैर्य आश्वस्त होकर आक्लांत होकर भी, ओ मेरे अनुभुजे सत्य कितनी बार, ओ मेरे अनुभुजे सत्य कितनी बार, है ना। कितनी बार
कितनी नाव में कितनी बार, कितनी दूरियां मैंने तय की हैं, और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले आए हैं कितनी दूर। और कहते हैं दोस्तों कि कितनी बार कितने जगमग, क्योंकि दोस्तों पहले यात्राएं जहाज़ों से की जाती थी, वही प्रतिबिंब इन्होंने गढ़ा है कि और कितनी बार कितने जगमग जहाज। कहने का मतलब व्याख्या अपने अपने तरीके से आप कर सकते हैं। आप व्याख्या, क्योंकि आप व्याख्या करने के लिए पाठक स्वतंत्र होता है, तो मैं अपने तरीके से व्याख्या करता हूँ। अगर उसमें कुछ आपको हालांकि जो लिखा है मैंने वही सतही आपको बता रहा हूँ, जो सतही अर्थ है उसका, सतह का जो अर्थ है वही बताता हूँ, क्योंकि व्याख्याएं अधिक करने से कविता में ही बने रहेंगे हम लोग, और हमको बहुत सारी कविताएं अध्ययन करनी है। तो और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले आए हैं। हाँ, जीवन में कितने सारे पड़ाव आए हैं जो मुझे खींच कर यहाँ तक लाए हैं। कितनी दूर कितने पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अधेरों को और भी उघड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई आभा यानी कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको अलग तरीके से लिखा है, यानी उसको कलर में कर दिया, रंगीन कर दिया है, ताकि ये रंगीन जो पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये पूछ सकता है कि इस कविता में ये बताइए कि तथ्य को कितनी बार लिखा गया है, क्योंकि पता नहीं किस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। तो इस तथ्य को आप याद कर लेंगे कि इस कविता में यानी कितनी नाव में कितनी बार में तथ्य जो शब्द है उसको कितनी बार बताया गया है। तो केवल चौंधियाते हैं तथ्य, है ना, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ, यानी सत्य नहीं जो अंतहीन सच्चाइयाँ हैं उनसे हम परिचित हैं। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त कितनी बार। इस तरीके से कविता आपकी पूरी हो गई, कितनी नाव में कितनी बार। तो हमने अब तक जो छोटी छोटी कविताएं उनके बारे में पढ़ लिया है। अगले क्रम में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, असाध्य वीणा, उसको एक कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, और जो आपके सहयोगी मित्र हैं या आपके साथी हैं उन तक कविता को शेयर कर दीजिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब तक बने रहने के लिए। अगले क्रम में हम मिलेंगे असाध्य वीणा के साथ।